हेलो स्टूडेंट। तो बेटा हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? बोरान फैमिली। ठीक है, चलो भाई, तो बोरान फैमिली में थोड़ा सा और बचा हुआ है बेटा। पी ब्लॉक एलिमेंट बोरान फैमिली में थोड़ा सा और एक कंपाउंड बचा हुआ है, आओ उसे देखते हैं। तो अगला जो कंपाउंड है अपने पास वो है अपने पास बोरान हाइड्राइड। ठीक है, कंपाउंड का क्या नाम है? बोरान हाइड्राइड, जिसको आप बोलते हो B2H6। ठीक है, अब भाई B2H6 की सबसे पहले बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो देखो जो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय द रिएक्शन ऑफ BF3 विद LiAlH4। अब LiAlH4 तो आप जानते हो, ठीक है, जो अपने पास यहाँ पर BF3 है बेटा। ठीक है, बोरान ट्राईफ्लोराइड, इसकी बात करते हैं। इसकी रिएक्शन जब हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या ऑर्गेनिक में लिखते हैं LaH, उसी की बात करते हैं जो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो जब हम लोग BF3 की रिएक्शन किससे कराते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? B2H6 का। यहाँ पे देखो हम लोगों ने BF3 लिया है, ठीक है, उसके बाद किससे रिएक्शन कराई बेटा? LiAlH4 से, तो किसका फॉर्मेशन हो गया? B2H6। और साथ में यहाँ 3Li, यहाँ पे 3F, तो 3LiF बाहर हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा एल्यूमिनियम कितने हैं? 3 है। ठीक है, फ्लोरीन 12 थे, 3 इसके साथ चले गए तो 9 यहाँ पे आ गए। समझ पा रहे हो? ठीक, खैर रिएक्शन तो आप बैलेंस ही कर लोगे, बस अपने दिमाग में ये चीज बिठा लो कि जब हम लोग बोरान ट्राईफ्लोराइड BF3 की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवाते हैं, एक बार साथ में बोलो बेटा, BF3 की रिएक्शन जब हम लोग LiAlH4 से करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? B2H6 का। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? पक्का? ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं हम लोग। जो अगला मेथड है वो है अपने पास लेबोरेटरी मेथड। ठीक है, लेबोरेटरी मेथड। ठीक है, आओ भैया, तो देखो अगला जो मेथड है वो है अपने पास लेबोरेटरी मेथड। तो लेबोरेटरी मेथड में क्या होता है बेटा? NaBH4 की रिएक्शन किससे कराते हैं हम लोग? आयोडीन से। ठीक है, इसको भी आप जानते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, NaBH4 की रिएक्शन किससे कराते हैं? आयोडीन से। तब भी किसका फॉर्मेशन होता है? B2H6 का। साथ में 2NaI सोडियम आयोडाइड और H2 गैस बाहर निकलती है। तो बताओ पहला मेथड क्या हुआ? BF3 की रिएक्शन जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराते हो तो अपने पास B2H6 बनता है बेटा, बोरान हाइड्राइड। ठीक है, इसको एक नाम और देते हैं बेटा, डाईबोरेन। डाईबोरेन, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाईबोरेन। आगे देखो लास्ट है अपने पास इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड में क्या करते हैं? बोरान ट्राईफ्लोराइड BF3 लेते हैं और इसकी रिएक्शन NaH से करवा देते हैं। तो बताओ बेटा फिर से किसका फॉर्मेशन हो जाता है? B2H6 का, डाईबोरेन का फॉर्मेशन हो जाता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, एक बार दिमाग में बिठाओ, जब BF3 की रिएक्शन हम लोग कराते हैं LiAlH4 से, तब भी देखो क्या बनता है बेटा? B2H6। जब BF3 की रिएक्शन, क्योंकि बेटा रिएक्शन तो आप एग्जाम में बैलेंस कर लोगे, ठीक है, लेकिन हमेशा ध्यान रखो ये चीज याद होना चाहिए कि क्या रिएक्टेंट है और कौन सा प्रोडक्ट अपने पास बन रहा है। ठीक है, तो देखो एक बार फिर से समझो, हम लोग BF3 की रिएक्शन LiAlH4 से कराते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? B2H6 का। जब हम लोग BF3 की रिएक्शन NaH से करवाते हैं सोडियम हाइड्राइड से, तब भी किसका फॉर्मेशन होता है? B2H6 का। और जब NaBH4 की रिएक्शन I2 से करवाते हैं तब भी किसका फॉर्मेशन होता है? B2H6 का। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, चलो भाई इसके स्ट्रक्चर और इसकी कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। देखो स्ट्रक्चर ऑफ डाईबोरेन, इसी की बात करते हैं बेटा, B2H6, जिसको आप क्या बोलते हो? बोरान हाइड्राइड या फिर डाईबोरेन। ठीक है, अब बताओ, आप इतना तो पता है ना कि भाई बोरान में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। बोलो बेटा, बोरान में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भैया? 3। ये चीज आप जानते हो। ठीक, यहां पे देखो, एज द कोवैलेंसी ऑफ बोरान इज 3। भाई बोरान की कोवैलेंसी कितनी है बेटा? 3 है। ठीक है, आगे इट शुड फॉर्म हाइड्राइड BH3। अब भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे या वैलेंसी 3 होगा तो कैसा हाइड्राइड बनाएगा बेटा? BH3 टाइप का। कैसा हाइड्राइड बनाएगा? BH3 टाइप का। लेकिन ध्यान देना, जैसे अपने पास BH3 है, ठीक है, और अपने पास BF3 है। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान दो, BH3 की बात करें तो इसको ऐसे लिख लो, BH3।
ये मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। यहां पर BF3 की बात करें, BF3, ठीक है, BF3 की बात करें तो बताओ क्या बोरान के पास डिब्बा है, ठीक, वैकेंट ऑर्बिटल। भाई बोरान के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। बेटा यहां फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या यहां पर इस डिब्बे में वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर सकता है? मतलब क्या यहां BF3 में बैक बॉन्डिंग होती थी? तो बैक बॉन्डिंग होती थी तो बोरान जो है जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 और 6, कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन। कब, जब ये फ्लोरीन के साथ या हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, बात समझो। बोरान के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये फ्लोरीन के साथ बैक बॉन्डिंग करके अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर लेता है। लेकिन इस बोरान को देखो कितने बेटा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहां पे देखो भैया टोटल इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 2 4 और 2 6, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट यहां पर भी कैसा है, इनकम्प्लीट है। लेकिन यहां पर हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है जैसे BF3 में था। भाई BF3 में जिस तरीके से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास था, इसने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, बोरान को दे दिया, तो इसकी इलेक्ट्रॉन की जो डिफिशियंसी थी, इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी वो दूर हो गई। लेकिन बेटा यहां BH3 में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो जब ऐसा नहीं होता है तो भाई ये बोरान अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को कैसे दूर करेगा, तो बेटा ये दूसरे बोरान के साथ कंबाइन होता है और डाइमर बनाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो BH3 है दूसरे BH3 के साथ मिलकर के क्या बना लेते हैं, B2H6, और इसको आप क्या बोलते हो, डाइबोरेन। क्या बोलते हो, डाइबोरेन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि जो BH3 होता है, भाई बोरान का हाइड्राइड तो है ही, यहां पे देखो इसकी कोवैलेंसी 3 है, तो बोरान का हाइड्राइड BH3 टाइप का बनाएगा। लेकिन BH3 फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा क्यों भैया, क्योंकि जो अपने पास BH3 है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए जो BH3 होता है वो एक दूसरे BH3 के साथ कंबाइन होता है और एक डाइमर फॉर्म करता है जिसको आप बोलते हो B2H6, और इसका नाम है डाइबोरेन। ठीक, इंपॉर्टेंट है बेटा इसका स्ट्रक्चर B2H6 का। आओ देखो इसके बारे में सीखते हैं। B2H6 यहां पे ध्यान देना, ये बोरान, यहां पर है बोरान, ठीक, 2 बोरान हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 6 हाइड्रोजन। चलो भाई 1 2 3 4, एक 5 और एक 6 हाइड्रोजन हो गए। अब आप मुझे बताओ क्या हर हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा? बोलो बेटा, इतनी बात समझ रहे हो? भाई हाइड्रोजन के पास क्या है, अपना एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब बोरान में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। चलो भाई 1 2 एंड 3, ये कर दिया। बोरान के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3। इस बोरान की बात करें, यहां पर भी बेटा 1 2 और 1 3, ये हो गए। हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा, हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा, बात समझना, ठीक है। तो देखो बेटा यहां ये 2 इलेक्ट्रॉन आमने सामने, यहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। यहां पर भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहां पर भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ रहे हो, ठीक। दिक्कत तब आएगी भैया कि अब बोरान के पास, इस बोरान के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इस बोरान के पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचा है, ठीक है। तो अब इस हाइड्रोजन के साथ या इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करना है आपको, ठीक है, करवाना है। तो अगर बॉन्डिंग यहां होती है तो ये खाली रहता है, बात समझना। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्डिंग करेंगे तो ये वाला बॉन्ड टूटा रहेगा, ये बॉन्ड नहीं बन पाएगा। अगर ये इसके साथ बॉन्डिंग करता है तो ये वाला खाली रहता है, ठीक है। तो बात समझना बेटा, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं ये फ्लैक्चुएट करते रहते हैं। फ्लैक्चुएट करने का मतलब ये हुआ कि कभी यहां पे बॉन्ड बनेगा तो कभी यहां पे बॉन्ड बनेगा, ठीक है। कभी यहां पे बॉन्ड बनेगा तो कभी यहां पे बॉन्ड बनेगा, बात समझ रहे हो, ठीक है। यहां पे जो ये ब्रिज बॉन्ड है, ध्यान देना बेटा, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल बॉन्ड, टर्मिनल बॉन्ड, ठीक है। और ये है
ब्रिज बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रिज बॉन्ड। ठीक है, तो भाई ये जो ब्रिज बॉन्ड, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, ये बॉन्ड आपस ये फ्लैक्चुएट करते रहते हैं, कभी इधर बनेगा तो कभी इधर बनेगा, कभी इधर बनेगा तो कभी इधर बनेगा। ठीक है, अब बात समझना, इसमें क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। देखो भैया, सेंटर कितने हैं बेटा इस बॉन्ड को, इस ब्रिज बॉन्ड को देखो, क्या एक सेंटर, दो सेंटर और तीन सेंटर। ठीक है, यहां पे देखो बेटा, तो 3 सेंटर, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सब केमिकल बॉन्डिंग में हम डिस्कस कर चुके हैं। 3 सेंटर, बट इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, यहां पे अगर इस हाइड्रोजन और इसका देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये यहां पर देखो 1 2 3 सेंटर, बट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो इसे बोलते हो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बोलोगे, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि B2H6 में कैसे बॉन्ड पाए जाते हैं, तो बोलोगे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, आगे देखो भैया, इसकी बात करें बेटा, यहां पे जो टर्मिनल बॉन्ड है, यहां पे कितने सेंटर हैं, आओ देखो भैया, तो इसमें कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, देखो बेटा, सेंटर कितने हैं, 1 2 3 सेंटर हो गए, बट एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का तो एक बोरान का, तो इसे क्या बोलोगे, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो यहां पर जो अपने पास ब्रिज बॉन्ड है वो कैसे होते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, बात करते हैं बेटा टर्मिनल बॉन्ड, टर्मिनल बॉन्ड पे ध्यान देना। ठीक है भाई, देखो टर्मिनल बॉन्ड, तो टर्मिनल बॉन्ड की बात करें तो कितने एटम हैं, एक बोरान है और एक हाइड्रोजन है। तो बेटा यहां पर टर्मिनल बॉन्ड में क्या 2 सेंटर हैं, यहां पे देखो एक बोरान है और एक हाइड्रोजन है, 2 सेंटर, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, एक और एक 2, तो बोलोगे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, तो बताओ, ये भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन B2H6 में कितने हैं, तो बोलोगे 4। ठीक है, और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं अपने पास, 2। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब बेटा एक और इंपॉर्टेंट चीज, B2H6 पर हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा सकता है, तो आप खुद बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। भाई देखो 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। अगला पॉइंट, इसको हम लोग बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा देखो बेटा, ये जो 6 एटम होते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन, ये बोरान, ये हाइड्रोजन, ये बोरान, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, जो 6 एटम है वो तो प्लेन में रहते हैं, 6 एटम इन प्लेन। ठीक है, जो 6 एटम हैं वो तो प्लेन में रहते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ये हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर है, ये हाइड्रोजन बेटा कहाँ है, प्लेन के नीचे, तो इनमें क्या होता है, आपस में रिपल्सन होता है। इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन की वजह से ये कुछ इस टाइप का शेप ले लेते हैं, कुछ इस टाइप का। ठीक है, ये ऐसे, ठीक, एक बनाना टाइप का ऐसे एक शेप ले लेते हैं, तो इस वजह से इस बॉन्ड को हम लोग एक नाम और देते हैं, बनाना बॉन्ड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो लास्ट टाइम फिर से देखो बेटा, जो अपने पास BH3 होता है वो बैक बॉन्डिंग शो नहीं करता, BF3 बैक बॉन्डिंग शो करता है, तो अपनी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए क्या बनाता है, डाइमर। डाइमर में क्या होता है, B2H6, जिसको आप बोलते हो डाइबोरेन। डाइबोरेन में अपने पास 4 होते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 होते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो बेटा इसको एक बार आप कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, बोरान फैमिली से अगर क्वेश्चन आता है बेटा, तो 70% चांस है कि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाए, B2H6 से। ठीक है, आप इसको कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा आगे बात करते हैं। देखो भाई, इसकी प्रॉपर्टीज की, तो इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी है कि रिएक्शन ऑफ B2H6 विद अमोनिया, अगर हम लोग B2H6 की रिएक्शन किससे करवा दें, NH3 से, तो सिंपल देखो, बड़ा आसान है। डाइबोरेन लिया मैंने B2H6, इसकी रिएक्शन 2NH3 से करवा दी, तो पहले सिंपल जुड़ जाएगा, तो B2H6 डॉट 2NH3 देखो जुड़ा हुआ है, B2H6 डॉट 2NH3 जुड़ा हुआ है। देखो बेटा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, B2H6 2NH3 को। ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरीके से लिख सकते हो, BH2 मतलब यहाँ का एक B और 2 H आपने यूज कर लिया, तो एक B और 4 H बचे। ठीक है, तो BH4 एक B और 4 H यहाँ कर दिया।
और 2NH3 तो NH3 का होल ट्वाइस, ऐसे लिख सकते हो। अब जब इसको फर्दर हीट करते हो विद एक्सेस अमोनिया, ठीक, ज्यादा अमाउंट में अमोनिया लेते हो और इसको हीट करते हो तो बनता है बेटा बोराजोल या फिर बोराजीन, और जिसको हम लोग नाम देते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या बोलते हो? इनऑर्गेनिक बेंजीन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो यहां पर इनऑर्गेनिक बेंजीन आया है तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, जरा इनऑर्गेनिक ग्रेफाइड का फार्मूला बताओ। हाँ बिल्कुल सही, क्या था भैया? Bn का होल x, याद है ना? ठीक है, बोरान की रिएक्शन जब अमोनिया से करवाते थे किसका फॉर्मेशन होता था? Bn, ठीक है, उसे क्या बोलते थे? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। और बेटा इनऑर्गेनिक बेंजीन किसे बोलोगे आप? B3N3H6। ऐसा क्यों? आओ देखो बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो देखो N B N B N एंड B, ठीक। देखो बेटा क्या B3 हो गया, N3 हो गया, B3N3H6, हर पोजीशन पर H H H H H और H, ये आप लगा दो, ठीक है। तो हर पोजीशन पर आपने H लगा दिया। देखो किसका स्ट्रक्चर बना? B3N3H6 का। अब बात समझना भाई, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? क्या 5? तो 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है। बताओ बेटा क्या यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा? भाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और बोरान के पास क्या है? डिब्बा, वैकेंट ऑर्बिटल। इस नाइट्रोजन के पास भी क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोरान के पास क्या है? डिब्बा। इस बोरान के पास भी क्या है? डिब्बा। नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई बोरान के पास वैकेंट ऑर्बिटल और नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये लुईस एसिड की तरह ला मतलब इलेक्ट्रॉन मांगेगा, और ये इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है तो ले बे, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको कोऑर्डिनेट कर देगा, ये इसको बेटा, ठीक है, ये इसको। अब बात समझना, तो यहां पे स्ट्रक्चर क्या बनेगा? मैं यहां बना रहा हूं, ठीक है। देखो वही स्ट्रक्चर N B B, फिर आगे बेटा N N और यहां पर B, ठीक। अब देखो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे रहा है, ठीक है, तो यहां पर बेटा डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ रहे हो? ठीक, H H H H H और H। यहां पर भी ये वाला नाइट्रोजन, अगर यहां पे देखो बेटा, ये वाला नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, डबल बॉन्ड आया। ये वाला इसको किया, यहां डबल बॉन्ड आया। ये वाला इसको किया, यहां डबल बॉन्ड आया। क्या देखो अल्टरनेट डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है। अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? वेरी गुड, प्लस। बोरान दे रहा है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस, इस नाइट्रोजन पर प्लस, यहां पर माइनस, इस नाइट्रोजन पर प्लस और इस पर माइनस। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, क्या बिल्कुल बेंजीन से मिल रहा है बेटा? बेंजीन से रिजेंबल कर रहा है, ठीक है। तो और यहां पर कोई कार्बन नहीं है, तो इस वजह से बेंजीन की तरह तो है लेकिन यहां पे कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो इस वजह से ऐसे बेंजीन को आप क्या नाम देते हो? इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है। तो दिमाग में बिठा लो जो चीजें मैं बोल रहा हूं। डाइबोरेन में कैसे बॉन्ड पाए जाते हैं? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, कितने? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने पाए जाते हैं? 4, जिनको आप टर्मिनल बॉन्ड भी बोलते हो। B2S6 में क्या बनाना बॉन्ड भी पाया जाता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, बनाना बॉन्ड, ठीक है। चलो भाई ये चीज हो गया। आगे बात करते हैं बेटा, जब हम लोग B2S6 की रिएक्शन अमोनिया से करवाते हैं, जब अमोनिया से करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है भैया? ये ऐसे डायरेक्ट बोलो बेटा, इनऑर्गेनिक बेंजीन या फिर बोराजोल या फिर बोल सकते हो बोराजीन, ठीक है। इनऑर्गेनिक बेंजीन आप देख सकते हो, ठीक। चलो भाई, तो यहां पर अपना बोरान फैमिली खत्म होता है। फिर बेटा आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पी ब्लॉक में ही अगला कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली, ठीक है, कार्बन फैमिली, ठीक। अब बात समझो, कार्बन फैमिली की बात करते हैं तो सबसे पहले तो बेटा कार्बन फैमिली पूरा लिख लो। का सी गए शंकर पार्वती, ठीक है बेटा। आप जानते हो ये क्या है? कार्बन, ये क्या है? सिलिकॉन, ये क्या है? जर्मेनियम, ये क्या है? टिन, और ये क्या है? लेड, ठीक है। चलो भाई अब बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। बात समझना बेटा,
भाई कार्बन फैमिली का जो कार्बन फैमिली है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP2, ये तो बोरान फैमिली का होता था। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा? NH2NP2। ठीक, बताओ क्या कार्बन अपने पास सेकेंड पीरियड एलिमेंट है? ये कौन सा? थर्ड पीरियड एलिमेंट है। ये क्या है? फोर्थ पीरियड एलिमेंट। ये कौन सा है? फिफ्थ पीरियड एलिमेंट। और ये क्या है? सिक्स पीरियड एलिमेंट। क्या बेटा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका कर सकते हो? सेकेंड पीरियड है तो यहाँ 2 लिख दो। क्या लिखोगे? 2s2 एंड 2p2 कर सकते हो या नहीं? ठीक है, इसकी बात करेंगे बेटा तो क्या लिखोगे? 3s2 एंड 3p2 कर सकते हो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलो भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्लियर हो गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई ऑक्सीडेशन स्टेट तो मैंने बोला था बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो यहां पर कितने हैं? 2 और 2 4। तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +4। यहां पर +4, यहां पर +4, यहां पर +4। अब कुछ याद आ रहा है बेटा? लेड पर कितना होगा? हाँ बिल्कुल सही, क्या +2 होगा? ठीक, कितने लोग को नहीं आया? अच्छा आ गया। ठीक, देखो क्यों बेटा, याद करो पहली क्लास पी ब्लॉक में जब पहली क्लास मैंने स्टार्ट करी थी, जब एसेंस से लेड हम लोग जाते हैं, क्या यहां पर इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करता है? क्या काम करता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। बताओ बेटा, और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इसको मैं डिटेल में समझा चुका हूं, क्या 2 यूनिट ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाता है। ठीक है, तो भाई +4 होना चाहिए और कितना हो जाता है? +2। तो लेड किस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है? +2 के फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये हो गए इनके ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं बेटा, इनके एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक साइज की बात कर लें। ठीक है, एटॉमिक साइज। ठीक है, बड़ा आसान है, इसमें कुछ देखना ही नहीं है। ठीक, गोइंग डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे, इसमें कोई भी बेटा कोई भी एक्सेप्शनल केसेस नहीं है। ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, यहां पे लिख लो बेटा, ऑन गोइंग डाउनवर्ड, गोइंग डाउनवर्ड एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। ठीक, अब आप देखो भैया एटॉमिक साइज की बात हो गई, तो बात करते हैं इनके आयोनाइजेशन एनर्जी की। ठीक, आयोनाइजेशन एनर्जी, इसमें भी बेटा कोई एक्सेप्शनल नहीं है। ठीक, अब बताओ क्या अगर साइज बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी? साइज अगर बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा? कम होगी। तो यहां पे लिख सकते हो गोइंग डाउनवर्ड, गोइंग डाउनवर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, गोइंग डाउनवर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हो बेटा कि हमारे पास ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर साइज बढ़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी गोइंग डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है। ठीक है, एक तीसरी चीज और पूछी जा सकती है कभी। ठीक है, ध्यान रखना, ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो ध्यान रखो बेटा, जो थर्ड पीरियड एलिमेंट, वैसे भी मैं बता चुका हूं कि जो सेकंड पीरियड एलिमेंट होते हैं वो अपने बाकी एलिमेंट से अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। रीजन भी बता चुका हूं, क्योंकि जो सेकंड पीरियड एलिमेंट होते हैं उनकी साइज क्या होती है? छोटी होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, उनके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। ठीक है, तो वही चीज है बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो हमेशा जो थर्ड पीरियड एलिमेंट होगा, जो थर्ड पीरियड एलिमेंट होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड पीरियड एलिमेंट से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो आप बताओ कार्बन और सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी? Si की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी कंपैरिजन टू कार्बन।
बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, तो कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कार्बन फैमिली में कैसे याद कर सकते हो, काशी गए शंकर पार्वती या कहें सीता जी सुनो प्रभु, ऐसे याद कर सकते हो। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +4 +4 +4, लेकिन जब लेड पर जाते हैं तो हो जाता है +2। रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP2। बेटा एटॉमिक साइज गोइंग डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर डिक्रीज होता है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिलिकॉन की ज्यादा होती है कंपैरिजन टू कार्बन। ठीक है, चलो भाई फिर इतना आप कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आओ बेटा आगे बात करते हैं इसी कार्बन फैमिली में कुछ चीजें और। ठीक है, तो देखो भैया अगला बात करते हैं एलोट्रोप्स या एलोट्रोपी की बात करें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बन के एलोट्रोप्स कौन कौन से होते हैं। आपको पता ही है, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, फ्यूलरेंस होता है, ठीक है, कोल होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, आओ सबसे पहले ये सीखते हैं कि एलोट्रोप्स है क्या। तो देखो बेटा कहा गया है the tendency of an element to exist in different form having different physical property। जैसे कोई भी एलिमेंट है तो वो अपने डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो बेटा, अलग हो, तो वो क्या कहलाते हैं, उसके एलोट्रोप्स। जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, तो है तो बने तो कार्बन एलिमेंट से ही है, ठीक है, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी बेटा, अलग अलग होंगी, तो वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के एलोट्रोप्स। ठीक है, तो भैया एलोट्रोप्स का मतलब क्या है बेटा, जो एलिमेंट एक हो उन्हीं से मिल करके बने हो, ठीक, अलग अलग कंपाउंड बना रहा हो, ठीक है, और दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, अलग अलग हो। वही चीज यहां पर लिखा है बेटा, एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो बेटा, डिफरेंट हो। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं हम लोग एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कि कार्बन के कौन कौन से एलोट्रोप्स होते हैं, कार्बन के कौन कौन से एलोट्रोप्स होते हैं। तो बेटा एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के पहला जो एलोट्रोप्स होता है जैसे क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स होते हैं, दूसरा क्या होता है, अमारफस। ठीक, दो टाइप के एलोट्रोप्स होते हैं, एक होता है अपने पास क्रिस्टलाइन और दूसरा क्या होता है बेटा, अमारफस। ठीक, अब क्रिस्टलाइन में अपने तीन टाइप के आते हैं, एक आता है अपने पास डायमंड, दूसरा आता है अपने पास ग्रेफाइट और तीसरा अपने पास आता है फ्यूलरेंस। ठीक है, पहला है अपने पास डायमंड, दूसरा है अपने पास ग्रेफाइट और तीसरा क्या है अपने पास फ्यूलरेंस। बोलो इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, किसमें बेटा, क्रिस्टलाइन में। क्रिस्टलाइन में दिमाग में बिठाओ ग्रेफाइट, डायमंड, फ्यूलरेन। ठीक है, यहां पे देखो भैया अमारफस में, इसमें क्या आता है बेटा, कोल आता है, ठीक है, कार्बन ब्लैक आता है, अगला क्या आता है, कोक आता है। एक आता है अपने पास कोल, फिर क्या आता है कार्बन ब्लैक, फिर क्या आता है कोक। ठीक है, ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं, आप 9th से ही इसे पढ़ते चले आ रहे हो। ठीक, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ आपको आइडिया दे रहा हूँ। ठीक, चलो भाई आगे बात करते हैं, एक एक करके थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेटा बात करते हैं अपने क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स की, और उसमें सबसे पहले बात करेंगे डायमंड की। भाई डायमंड है क्या? ठीक, तो देखो बेटा डायमंड कुछ नहीं, ये कार्बन जो है, ये जो कार्बन है, ठीक है, इसी का एक नेटवर्क कोवेलेंट कंपाउंड है। जैसे एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, चार बना लिए। ठीक, अब ये कार्बन भी बेटा कितने कार्बन से जुड़ेगा, 4 कार्बन से। ये कार्बन भी कितने से जुड़ेगा, 4 कार्बन से। ये वाला भी कितने से जुड़ेगा, 4 कार्बन से। बात समझ रहे हो, ये भी कितने से जुड़ेगा, 4 कार्बन से। फिर सेम चीज ये कार्बन भी कितने से जुड़ेगा, 4 से। समझ रहे हो ना? ठीक है, कितने से जुड़ेगा, 4 कार्बन से। सेम चीज यहां पर भी, सेम चीज यहां पर भी, सेम चीज यहां पर भी। ऐसे ये एक नेटवर्क कोवेलेंट कंपाउंड बनाते चले जाएंगे। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? क्या बनाएंगे, नेटवर्क कोवेलेंट कंपाउंड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो 3 डायमेंशन में एक नेटवर्क कोवेलेंट कंपाउंड बनाते चले जाते हैं। ठीक, अब ध्यान देना, यहां पे देखो लिखा है लार्ज 3D नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। आप देख सकते हो कि कोवेलेंट बॉन्ड नेटवर्क की तरह चारों तरफ फैला हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो भाई आगे देखो सेकंड पॉइंट,
कहा गया है नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है। बोलो इतनी बात समझ रहे हो, ठीक है। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, नॉन कंडक्टर, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें कहीं कोई फ्री इलेक्ट्रॉन आपको नजर नहीं आ रहा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी के क्या होंगे, ये नॉन कंडक्टर होंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप देखो बेटा, हाईली कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जो कोवैलेंट बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ठीक, इसको तोड़ना उतना आसान नहीं होगा। तो अगला पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। चलो तो दिमाग में बिठाओ जो चीजें मैं बता रहा हूं। पहला क्या बताया, लार्ज 3D कोवैलेंट कंपाउंड, देखो बेटा लार्ज 3D नेटवर्क कोवैलेंट कंपाउंड होता है, ठीक, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है और ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, जरा इस पर आप मुझे हाइब्रिडाइजेशन बता दो बेटा, क्या sp3 आ जाएगा, ठीक है, आप खुद बताओ। डायमंड पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4 कितने बॉन्ड बनाता है, कहीं पर भी चेक कर लो, 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। आगे बात करते हैं भैया ग्रेफाइट की, ठीक है, कि भाई ग्रेफाइट क्या है, ठीक है। आओ देखो भैया ग्रेफाइट की बात करते हैं। तो ग्रेफाइट में बेटा कुछ इस तरीके से ध्यान देना, कार्बन कार्बन कार्बन, ये ऐसे लेयर बनती चली जाती है। देखो ये कार्बन का एक साइकिल टाइप का लेयर बन रहा है, ठीक। अब ये फिर से ये बनेगा, यहाँ पर देखो ये कार्बन जुड़ा, फिर बेटा इसके साथ भी क्या जुड़ेंगे, कार्बन, ठीक, ये एक लेयर बना, ठीक। ऐसे ही एक लेयर फिर बनेगा, ये कार्बन, ठीक, ये कार्बन, फिर फर्दर बेटा अगर जोड़ना चाहो कार्बन 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 कार्बन, फिर अगर फर्दर जोड़ना चाहो कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन कार्बन, यहाँ पे देखो 6 कार्बन जुड़ रहे हैं, ठीक है, एक लेयर टाइप में, ठीक। अब ध्यान देना बेटा, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के पास भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर भी क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ कार्बन पर भी क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ कार्बन पर भी क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखो इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट में जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जब इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो तो ये क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, ठीक। डायमंड क्या है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ग्रेफाइट क्या है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है, कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। पहला पॉइंट तो आपको यह समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहां कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है डायमंड में, लेकिन यहां फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं, इस पर हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं बेटा, तो क्या sp2 आएगा, बोलो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp2 आएगा। कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3। ये नहीं बेटा कि यहां आप सोचो ये छुपा है, ऐसा नहीं भैया, यहां पे सिर्फ कार्बन की बात हो रही है, कार्बन के एलोट्रोप्स की बात हो रही है, यहां कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो यहां पर कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, तो 3 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। तो डायमंड पर हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3, ग्रेफाइट पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, sp2। और ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, कंडक्टर होता है। बोलो इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, ये ऐसे लेयर, ये लेयर एक दूसरे के ऐसे ऊपर, ठीक है, स्लाइड कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब स्लाइड कर सकते हैं तो इसीलिए बेटा इनको हम लोग लुब्रिकेंट के नाम से भी जानते हैं, लुब्रिकेंट, ड्राई लुब्रिकेंट, ठीक है। जैसे आप कैरम वाला पाउडर देखे हो, ठीक है, सूखा होता है, लेकिन कैरम पे आप डाल दो तो बेटा कितना अच्छे से स्लाइड हो जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ रहे हो, ठीक। तो किसकी तरह काम करता है, ड्राई लुब्रिकेंट की तरह, लिख लेना, किसकी तरह काम करेगा, ड्राई लुब्रिकेंट की तरह। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें और पूछी जा सकती है, ये जो दोनों लेयर आपस में जुड़े होते हैं वो कौन से फोर्स से जुड़े होते हैं, तो बेटा आपस में स्लाइड कर सकते हैं, सोचो आपस में स्लाइड कर सकते हैं, तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो स्ट्रांग होगा कि वीक होगा, हाँ बिल्कुल सही, वीक होगा। तो यहां पर वीक वंडरवाल फोर्सेस से जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं बेटा, वीक वंडरवाल फोर्सेस, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो होता है बेटा अलोंग द लेयर,
ठीक है, अलोंग द लेयर फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, जो करंट का फ्लो होता है वो किधर होता है, अलोंग द लेयर, ये नहीं कि अक्रॉस द लेयर, ऐसे करंट का फ्लो नहीं होता है, किस तरह फ्लो होगा बेटा, अलोंग द लेयर, ठीक है। चलो भाई, अब कुछ चीजें एक बार फिर से मैं पूछना चाहता हूं आपसे जो आपको याद होनी चाहिए। चलो भाई बताओ कि अपने पास जो क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स हैं कार्बन के, वो कौन कौन से हैं। बिल्कुल बेटा, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया और फ्यूलरीन हो गया। डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, साथ में बोलो यार, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। बेटा डायमंड में क्या फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर होता है, जबकि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो भाई, ग्रेफाइट में बेटा यहां पर जो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर होती है, उनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, हाँ बिल्कुल सही, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। चलो भाई, ये बताओ मुझे कि यहां पर जो ग्रेफाइट होता है, इसमें बेटा करंट का फ्लो अलोंग द लेयर होता है या अक्रॉस द लेयर होता है, हाँ बिल्कुल सही, क्या होता है, अलोंग द लेयर करंट का फ्लो होता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। तो यही इतनी बेसिक चीजें आप याद कर सकते हो, ठीक है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। और हाँ, एक और चीज बताओ, ग्रेफाइट को हम लोग किसकी तरह यूज करते हैं, ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद हो जाए बेटा, ठीक है, आप खूब मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो, ठीक। चलो भाई, इसको कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो भैया आओ आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने बेटा अपना डायमंड डिस्कस कर लिया, ग्रेफाइट डिस्कस कर लिया। आगे बात करते हैं, जो थर्ड अपने पास एलोट्रोप्स है कार्बन का, वो है फ्यूलरीन, ठीक है। क्या बोलोगे, फ्यूलरीन, ठीक। अब भाई फ्यूलरीन के दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं बेटा, कार्बन 60 और कार्बन 72। ये 72 अपने सिलेबस में नहीं है, जो हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। C72 पढ़ना हमें क्या है, कार्बन 60, C60 हमें पढ़ना है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बुकमिनिस्टर या बकमिनिस्टर फ्यूलरीन, ठीक है, बकमिनिस्टर फ्यूलरीन, इस तरीके से याद कर सकते हो। एनसीईआरटी में गिवन है बहुत बोल्ड लेटर में, ठीक है। तो कभी भी पूछा जा सकता है कि बुकमिनिस्टर फ्यूलरीन किसे बोलते हैं, तो कार्बन 60 को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बुकमिनिस्टर फ्यूलरीन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना, ठीक। सबसे पहले बताओ फ्यूलरीन क्या है, हाँ बिल्कुल कार्बन का एलोट्रोप्स है, ठीक है। कितने फॉर्म होते हैं, दो, C60 और C72, ठीक। C60 हमें डिस्कस करना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुकमिनिस्टर फ्यूलरीन, ठीक है। बोलो इतनी बात समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे देखो भैया, C60 की बात करें तो इसमें क्या होता है बेटा, 20 रिंग्स, ठीक, ऑफ 6 मेंबर। 6 मेंबर कार्बन की कितनी होंगी, 20 रिंग्स होंगी। आगे देखो बेटा, 12 रिंग्स ऑफ 5 मेंबर, ठीक है। 5 मेंबर के कितनी रिंग हो सकती हैं, 12 रिंग। ध्यान रखना ये स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकता है, ध्यान रखना बेटा, ये स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकता है, ठीक है, कि 12 C60 में क्या होता है, 12 रिंग ऑफ 6 मेंबर्ड। 6 मेंबर्ड कार्बन की 12 रिंग हो सकती हैं, या फिर और 12 रिंग हो सकती है बेटा 5 मेंबर्ड कार्बन की, ठीक है। अब बात समझो, कहा गया है पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, 6 मेंबर्ड रिंग, अगर कोई 6 मेंबर की रिंग है, कैन फ्यूज्ड विद बोथ 5 and 6 मेंबर्ड रिंग। अगर अपने पास कोई 6 मेंबर की रिंग है, बात समझना बेटा, मैं यहां बना रहा हूं, अपने पास कोई 6 मेंबर की रिंग है, ठीक है, तो वो फ्यूज्ड हो सकती है, चारों तरफ से उसको घेर सकती है बेटा, सॉरी 6 मेंबर्ड रिंग कैन फ्यूज्ड विद बोथ 5 and 6 मेंबर्ड रिंग। मतलब जो 6 मेंबर की रिंग है उसको, जो 6 मेंबर की रिंग है उसको कौन सराउंड कर सकते हैं, 5 मेंबर और 6 मेंबर। चलो भाई देखो, ऐसे कर सकते हो बेटा, 5 मेंबर बना दिया, ठीक है, या फिर इसको ऐसे बना सकते हो, इसको 6 मेंबर्ड बना दिया, इसको भी क्या बना दिया बेटा, 6 मेंबर्ड बना दिया, ठीक है, या फिर इसको ऐसे 5 मेंबर्ड बना दिया, ठीक है। आगे देखो भैया, आगे आप बढ़ाना चाहो तो ऐसे 6 मेंबर बना सकते हो बेटा, ठीक। आगे अगर आप बढ़ाना चाहो 1 और 2 फिर 3 फिर 4 and 5 मेंबर्ड कर सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखो, ये क्या है भैया, 6 मेंबर रिंग, ये क्या है बेटा, 6 मेंबर 6 मेंबर
5 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 5 मेंबर। तो हमेशा ध्यान रखो बेटा, जो 6 मेंबर्ड रिंग है, जो 6 मेंबर्ड रिंग है उसको कंफ्यूज्ड विथ बोथ 5 एंड 6 मेंबर्ड रिंग। मतलब जो 6 मेंबर की रिंग है उसको 5 मेंबर की रिंग और 6 मेंबर की रिंग दोनों ही सराउंड कर सकते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, आओ लास्ट देखते हैं। लेकिन बेटा जो 5 मेंबर्ड रिंग है, हमेशा ध्यान रखो, जो 5 मेंबर्ड रिंग है confused only with a 6 membered ring। जो 5 membered ring होगी उस किसके साथ फ्यूज्ड होगी बेटा? 6 member ring के साथ। मतलब यहां पर अगर आपने 5 मेंबर की साइकिल बनाई है, 5 मेंबर की रिंग बनाई है, तो इसके साथ जितने भी रिंग सराउंडेड होंगे, इस 5 मेंबर को जो सराउंड करेंगे वो हमेशा कितने मेंबर के होंगे बेटा? 6 मेंबर्ड रिंग होंगे। हमेशा ध्यान रखना कितने मेंबर्ड रिंग होंगे? ये 6 मेंबर्ड रिंग होंगे। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, कि जो 5 मेंबर्ड रिंग है उसको कितने मेंबर की रिंग सराउंड करेगी? हमेशा 6 मेंबर्ड रिंग सराउंड करेगी। यहां देखो ये 5 मेंबर है, 6 और 6 मेंबर रिंग इसको सराउंड करेगी। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? एक बार दिमाग में फिर से बिठाओ जो मैंने बोला कि भाई कार्बन के एलोट्रोप्स कौन कौन से होते हैं? डायमंड हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है और फ्यूलरीन हो सकता है। ठीक है, तो बताओ बेटा, डायमंड ग्रेफाइट हम लोगों ने डिस्कस करा। ठीक, फ्यूलरीन की बात करें, कितने फॉर्म होते हैं? 2 फॉर्म, C60 और C72। C72 हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, C60 को हम लोग क्या बोलते हैं? बकमिनिस्टर फ्यूलरीन। सॉरी, यहां पे इसे क्या बोलते हो बेटा? बकमिनिस्टर फ्यूलरीन। आगे बात करते हैं, जो C60 होता है उसमें 12 रिंग होता है 6 मेंबर्स की। ठीक है, और 12 रिंग होते हैं बेटा 5 मेंबर की। 12 रिंग होते हैं। ठीक है, देखो भैया यहां पर 20 रिंग होते हैं 6 मेंबर के और 12 रिंग होते हैं बेटा 5 मेंबर के। बोलो इतनी बात समझ में आ रहा है? ठीक है, 20 रिंग्स 6 मेंबर्ड एंड 12 रिंग 5 मेंबर्ड। आगे देखो बेटा, अगर जो 6 मेंबर की रिंग होगी उसको कौन कौन सराउंड कर सकते हैं? 5 और 6 मेंबर की रिंग सराउंड कर सकते हैं। 5 मेंबर की रिंग है उसको सिर्फ और सिर्फ 6 मेंबर रिंग सराउंड कर सकते हैं। तो इतनी प्रॉपर्टी आपको फ्यूलरीन में याद रखनी है। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं। अगला है बेटा अपने पास कंपाउंड ऑफ कार्बन। क्या है? कंपाउंड ऑफ कार्बन। और कार्बन का जो पहला कंपाउंड है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। CO की बात करते हैं। तो भाई CO बनेगा कैसे? बात समझो। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की इसके बात करते हैं। ये क्या है बेटा? इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि हम लोग CO कैसे बना सकते हैं। CO का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? तो जो CO का पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, पहला है बेटा बाई इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन। अब कंबशन तो आप जानते हो कि ऑक्सीजन की हेल्प से किसी चीज को बर्न करना, जलाना। भाई ऑक्सीजन की हेल्प से किसी चीज को बर्न करना, जलाना। ठीक है, तो यहां देखो बेटा कार्बन सॉलिड है, कार्बन सॉलिड है। यहां कहा गया है इनकम्प्लीट कंबशन, मतलब पूरी तरीके से कार्बन को बर्न नहीं करना है। क्योंकि मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में सिखाया, कई बार पढ़ा चुके हैं कि अगर कार्बन को बेटा आप कंप्लीटली, जैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसको आप कंप्लीटली बर्न करते हो तो क्या मिलता है? CO2 प्लस H2O। तो यहां पर लिमिटेड अमाउंट में O2 सप्लाई की जाती है। यहां पर लिमिटेड O2 सप्लाई की जाती है। लिमिटेड अमाउंट में क्या सप्लाई करते हो? O2। तो यहां लिमिटेड अमाउंट में जब आप O2 सप्लाई करते हो तो हमें क्या मिलता है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, तो जब हम लोग इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं कार्बन का, या लिमिटेड अमाउंट में, ऐसे बोल लो कि लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं कार्बन को, तो हमें किसका फॉर्मेशन होता है? CO गैस का फॉर्मेशन होता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, आगे देखो बेटा, ये तो यार बच्चों वाला सवाल है, ये ऑर्गेनिक पूरा पढ़ा चुके हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ ऑक्जेलिक और फॉर्मिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का डिहाइड्रेशन कर दो या फिर फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन डिहाइड्रेशन कर दो। बेटा ये तभी होगा जब स्मॉल स्केल प्रिपरेशन हो, मतलब अगर थोड़े अमाउंट में आपको CO बनाना हो तब ये मेथड आप यूज कर सकते हो। अगर थोड़े अमाउंट में CO बनाना है, ज्यादा अमाउंट में बनाना है तो दूसरा मेथड है, अभी वो भी पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं कि अगर मुझे स्मॉल स्केल प्रिपरेशन करना है, स्मॉल स्केल पर अगर थोड़े अमाउंट में मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे बेटा? डिहाइड्रेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड या फिर डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। अब आप मुझे बताओ डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है?
क्या कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है। और डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही, वाटर का निकलना, वाटर का निकलना। तो बताओ बेटा, यहां से कंसंट्रेट H2SO4, तो यहां का OH और यहां का H, सबसे पहले तो हमने वाटर निकाल दिया, इसका डिहाइड्रेशन करा दिया बेटा। चलो भाई H2O बाहर हो गया। बताओ बेटा, यहां CO2, यहां से CO2 निकल जाएगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CO का। तो CO बना, साथ में क्या बनी, CO2, और क्या बना, H2O। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। यहां पे डिहाइड्रेशन करना है, तो बताओ बेटा, यहां का H और यहां का OH, H2O निकाल दो, क्या CO बन जाएगा। तो यहां है अपने पास कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में क्या बन रहा है, H2O। देखो भाई, यहां क्या मिल रहा है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और क्या मिल रहा है बेटा, H2O। तो अगर हमें स्मॉल स्केल प्रिपरेशन करना है, थोड़े अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है बेटा, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एंड फार्मिक एसिड, ठीक। चाहे ऑक्सैलिक एसिड का डिहाइड्रेशन कर दो या फिर फार्मिक एसिड का डिहाइड्रेशन कर दो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। आओ भैया, अगर मुझे लार्ज स्केल पर क्या बनाना है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO का फॉर्मेशन करना है, तो बेटा कोक ले लो, कार्बन ले लो, ठीक है, और उसकी रिएक्शन H2O गैस से करा दो इतने हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, 1773 केल्विन, ठीक है, इतना टेम्परेचर पर आप हीट कराओगे तो क्या बनेगा, CO प्लस H2। क्या बनेगा, CO प्लस H2। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, और CO प्लस H2 को हम लोग कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं वाटर गैस। क्या बोलते हैं बेटा, वाटर गैस। बहुत ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। CO प्लस H2 को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर गैस। आगे बात करें बेटा, कार्बन सॉलिड है, इसकी रिएक्शन किससे करा दें, एयर से। अब बताओ, एयर में तो ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है बेटा, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो गया, CO बना लिया, और नाइट्रोजन भी होगा तो यहां पे N2 गैस निकल जाएगी। तो CO प्लस N2 के मिक्सचर को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, CO प्लस H2 के मिक्सचर को बोलते हैं वाटर गैस, CO प्लस N2 के मिक्सचर को क्या बोलते हैं बेटा, प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। और अगर मैं वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस दोनों को मिला दूं, वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस दोनों का मिक्सचर ले लूं, तो बोलो क्या बोलते हैं, सिंथेसिस गैस, या फिर उसे सिन गैस। याद है आपको, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में भी पढ़ चुके हैं ये चीज, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, CO प्लस H2 को बोलते हैं वाटर गैस, CO प्लस N2 को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस, और इन दोनों के मिक्सचर को CO प्लस H2, ठीक है, या फिर CO प्लस N2, इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग फिर क्या बोलते हैं बेटा, सिंथेसिस गैस, ठीक है। इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलेंगे, सिंथेसिस गैस, ठीक है। ओके बेटा, तो फिर इतना आप कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मुझे बताओ, हाँ, CO प्लस H2 को क्या आप बोलते हो बेटा, वाटर गैस। CO प्लस N2 को क्या बोलते हो, प्रोड्यूसर गैस। CO प्लस H2, CO प्लस N2 इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते हो, सिंथेसिस गैस, ठीक है। देखो भैया, अगर दोनों मिक्सचर नहीं दिया है, CO प्लस H2 ही दिया है, तो वाटर गैस तो बोलते हैं बेटा। साथ साथ में CO प्लस H2 को भी NCERT में लिखा हुआ है, सिर्फ अगर CO प्लस H2 भी दिया है तब भी आप क्या बोल सकते हो, सिंथेसिस गैस या फिर सिन गैस, ठीक है। अगर दोनों मिक्स नहीं किए गए, सिर्फ CO प्लस H2 दिया गया है, तब भी आप क्या बोल सकते हो, उसे सिंथेसिस गैस, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, आओ देखो आगे बात करते हैं बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर आपको पता है ना, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा, स्ट्रक्चर मैं ऐसे बता दे रहा हूं, देखो ऑक्सीजन के पास क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट कर देता है। तो इसका स्ट्रक्चर बस इतना है, इतना सा, ये चीज ध्यान रखना। इसमें एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। चलो भाई आओ देखो जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CO, देखो CO इज कलरलेस पॉइजनस न्यूट्रल गैस। ये तो आप जानते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है बेटा, और पॉइजनस भी होता है, ठीक। अगर मैं CO2 पूछ लूं बेटा, CO2 न्यूट्रल होता है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है, -2, 2 2 जा -4, इस पर कितना आ जाएगा, +4। तो जो CO2 होता है वो होता है बेटा एसिडिक। क्या होता है, एक एसिडिक गैस है। CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा है बेटा, न्यूट्रल गैस, जबकि CO2 कैसा है, एसिडिक गैस है, ठीक। चलो भाई
अब जो CO है वो कलरलेस होता है, पॉइजनस न्यूट्रल गैस। बेटा पॉइजनस क्यों होता है, आओ उसकी बात करते हैं। तो ये पॉइजनस नेचर का क्यों होता है, ये चीज आओ सीखते हैं। जैसे अपने पास कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, ठीक है, अगर वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये आप लोगों ने बायो में भी पढ़ा होगा शायद, मुझे उम्मीद है, ठीक है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन जब हम लोग किससे कराते हैं, हीमोग्लोबिन से करवाते हैं, ठीक है। तो एक बनाता है बेटा कॉम्प्लेक्स, और इसको बोलते हो कार्बोक्सी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और देखो बेटा हीमोग्लोबिन अगर O2 के साथ रिएक्ट करता है तब भी एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और इसको बोलते हो आप ऑक्सी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हो, ऑक्सी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक बोलते हो आप कार्बोक्सी कॉम्प्लेक्स। जब CO की रिएक्शन हीमोग्लोबिन से होती है तो कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसे बोलते हो कार्बोक्सी कॉम्प्लेक्स। अगर बेटा O2 के साथ हीमोग्लोबिन की रिएक्शन होती है तो कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको बोलते हो ऑक्सी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देखो भाई, जो कार्बोक्सी कॉम्प्लेक्स होता है वो ऑक्सी कॉम्प्लेक्स से करीब 300 टाइम्स ज्यादा स्टेबल होता है। दिमाग में बिठा लो बिल्कुल, जो अपने पास कार्बोक्सी कॉम्प्लेक्स है वो ऑक्सी कॉम्प्लेक्स से अप्रोक्सीमेट 300 टाइम्स, ठीक है। ये चीज एनसीईआरटी में भी मेंशन है, ठीक है। ये लगभग जो कार्बोक्सी कॉम्प्लेक्स होता है वो ऑक्सी कॉम्प्लेक्स से 300 टाइम्स ज्यादा स्टेबल होता है। अगला स्टेटमेंट पढ़ो, हीमोग्लोबिन प्लस CO। जब हीमोग्लोबिन और CO मिलेंगे तो क्या बनाएंगे बेटा, कार्बोक्सी कॉम्प्लेक्स। तो मतलब कार्बोक्सी कॉम्प्लेक्स इज 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स। जो ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन से जो कॉम्प्लेक्स बनता है ऑक्सी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, उससे जो कार्बोक्सी कॉम्प्लेक्स है वो बेटा करीब 300 टाइम्स ज्यादा स्टेबल होता है। अब सोचो, हमने बहुत ढेर सारा CO सूंघ लिया, ठीक है। अब बॉडी के अंदर जाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है, तो क्या बना लेगा बेटा, कार्बोक्सी कॉम्प्लेक्स। अब कार्बोक्सी कॉम्प्लेक्स इतना आसानी से तो टूटेगा नहीं, क्योंकि O2 जितना जाएगा भाई, ऑक्सी कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है हमारे अंदर और जो कार्बोक्सी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो कार्बोक्सी कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। अब जब कार्बोक्सी कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है और कंपैरिजन टू ऑक्सी कॉम्प्लेक्स, तो बेटा कार्बोक्सी कॉम्प्लेक्स ढेर सारा बनता चला जाएगा और टूटेगा है ही नहीं। इस वजह से हमारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सी कॉम्प्लेक्स बन ही नहीं पाएगा कंपैरिजन टू कार्बोक्सी कॉम्प्लेक्स। तो इस वजह से क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। खैर इसकी बात नहीं करते हैं, बायो थोड़ी हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा। यहां पे देखो CO प्लस हीमोग्लोबिन, इसकी रिएक्शन कराते हो तो क्या बनाता है, कार्बोक्सी कॉम्प्लेक्स। अगर O2 की हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या बनाएगा, ऑक्सी कॉम्प्लेक्स। जो कार्बोक्सी कॉम्प्लेक्स होता है 300 टाइम्स स्टेबल होता है बेटा ऑक्सी कॉम्प्लेक्स के, ठीक। चलो भाई आगे बात करते हैं। CO का कंबशन मतलब O2 की हेल्प से उसे बर्न करना। तो देखो CO बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम। जब हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को बर्न करते हैं ऑक्सीजन से तो ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होता है, CO2 गैस बाहर निकलती है, ठीक है। ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होगा, ये सब तो याद ही करना है बेटा। आगे देखो, ड्यू टू एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन इट कैन एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। देखो भाई, इसमें जो CO की एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन के साथ इसकी एफिनिटी होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो देखो बेटा, यहां पर जो Fe2O3 है, Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड है, जिंक का ऑक्साइड है, तो इसके साथ जब CO रिएक्ट करेगा तो CO खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्योंकि भाई कार्बन किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड खुद किसका वर्क करेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट का। तो यहां पर ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट, यहां पर भी क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, आयरन के ऑक्साइड के Fe2O3 को Fe में रिड्यूस कर देगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। यहां पे देखो, जिंक ऑक्साइड को किस में रिड्यूस कर देगा, जिंक में। नहीं समझ पा रहे हो, ऐसे देखो ऑक्सीजन पर चार्ज कितना है, -2, तो इस पर कितना आएगा, +2। यहाँ फ्री स्टेट में है बेटा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 0। तो देखो यहाँ +2 से कहाँ जा रहा है, 0 में, यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। समझ पा रहे हो, ठीक है, इतनी बात समझ रहे हो। यहाँ पर भी ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे कितना है बेटा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 2 6
मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा +3, तो +3 से कहाँ जा रहा है 0। तो हमेशा ध्यान रखो ड्यू टू एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन इट कैन एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो आयरन के ऑक्साइड को आयरन में और जिंक के ऑक्साइड को जिंक में रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो आज बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन हो गई, आज इतना ही रखते हैं बेटा। और ये इनऑर्गेनिक चैप्टर, जैसे आज आपने एक लेक्चर पढ़ा तो उस लेक्चर को दिन भर ऐसे दिमाग में घुमाते रहो, ठीक है, अपने आप याद हो जाएगा। समझ पा रहे हो? क्योंकि बेटा एक दिन में आप सोचोगे कि पूरी पी ब्लॉक याद कर लें तो ऐसा नहीं होगा यार, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, इस वजह से थोड़ा थोड़ा बेटा, जैसे दिमाग में थोड़ी देर बिठाओ कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, फिर थोड़ी देर बिठाओ कि सिंथेसिस गैस क्या है, वाटर गैस क्या है, प्रोड्यूसर गैस क्या है, ऐसी चीज़ों को दिमाग में घुमाते रहो। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन बस आज के लिए काफ़ी है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।